हेलो बच्चों, ये वीडियो मैं बनाया हूँ उन सारे स्टूडेंट के लिए जो फिजिक्स में काफ़ी परेशान होते हैं। पेरेंट्स के लिए वीडियो है ये, तो मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स भी इस वीडियो को देखें और अपने बच्चे को सही से गाइड करें। मैं मैक्सिमम पेरेंट्स से मिलता हूँ तो पेरेंट्स का ये एक कंप्लेन रहता है कि सर हमें सब्जेक्ट नहीं आता, तो हम कैसे गाइड करें? हम तो फैसिलिटी दे सकते हैं अपने बच्चे को, हम तो इसको सारी सुविधा दे दिए हैं, कंप्यूटर दे दिए हैं, मोबाइल दे दिए हैं, मार्क्स इसने अच्छे लिए, एक अलग कमरा दे दिया है, सारी फैसिलिटी जो मांगता है हम दे देते हैं, बेस्ट वट एवर वी कैन डू द बेस्ट पॉसिबल वे वो पूरा करते हैं, ऐसा पेरेंट्स हमें बोलते हैं। मेरा मानना है कि जितने भी आजकल सिलेक्शंस हो रहे हैं, आईआईटी जेई ले लीजिए, यूपीएससी ले लीजिए, नीट ले लीजिए, इन सब का सिलेक्शन आजकल जो होता है वो बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स का सिलेक्शन होता है। मैं एक जगह नहीं, कम से कम अपने 10 प्लेटफॉर्म पे इस बात को बोल चुका हूं, सिलेक्शन बच्चों का नहीं उनके पेरेंट्स का हो रहा है। जब आपके पेरेंट का सिलेक्शन हो रहा है, यानी माता पिता का जो अपने बच्चे को केयर करते हैं, तो डेफिनेटली आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, हर प्लानिंग में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इनफैक्ट प्लानिंग आपकी ही होनी चाहिए आफ्टर डिस्कशन विद योर चाइल्ड, और उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन आपके हाथ में होना चाहिए। बड़े सारे स्टूडेंट मैं जानता हूं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, आप जितना भी टास्क दीजिए वो कर लेंगे, बट दे आर नॉट वेरी गुड प्लानर। प्लानर आप हो जाइए, एग्जीक्यूशन बच्चा कर लेगा। अब आपको लगता है कि सर हमें तो सब्जेक्ट आता ही नहीं, क्या करें? देखो, अगर आपको सब्जेक्ट आता भी होगा तो आपको फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, केमिस्ट्री आएगा तो मैथ्स, फिजिक्स और बायो नहीं आएगा। नीट की बात करें तो बायो आएगा तो फिजिक्स नहीं आएगा, तो ज़्यादातर एक ही सब्जेक्ट आएगा। अब मान लीजिए आपको तीनों नहीं आता, चारों नहीं आता, क्या दिक्कत है? आप सबसे पहले टॉपिक के नाम, जो भी टॉपिक है चैप्टर्स के, आप कहो तो मैं आपको दे दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टॉपिक के नाम की लिस्ट बना लीजिए, जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका बच्चा पढ़ता है वहां से उनके सिलेबस फ्लो का कंप्लीट एक फोरकास्ट ले लीजिए, कब तक वो सिलेबस खत्म करेंगे, उनकी टेस्टिंग क्या होगी। फिर अपने बच्चे से डिस्कस कर लीजिए। अगर बच्चा सेकेंड ड्रॉपर होगा, एक बार एग्जाम दे चुका होगा, तो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा, खुद बताएगा ऐसे ऐसे करते हैं पापा या मम्मा। उसके हिसाब से पूरा का पूरा शेड्यूल बना दीजिए। शेड्यूल बनाने के बाद अब उसको आपको रिगरसली फॉलो कराना है। कुछ चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू, छोटा ही वीडियो बनाऊंगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ प्लानिंग बताऊंगा कि जिसे आपको एग्जीक्यूट करना है, लुकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ नीट 2022, 21 एंड 20। पिछले 3 सालों का जो ट्रेंड है उसमें कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए आइडियली, और क्या क्या आपको करना चाहिए। एनसीईआरटी लोग करते हैं, तो क्या हमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? इन सब की बात इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड अगेन रिक्वेस्ट, अगर इफ यू आर न्यू तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप रेगुलर विजिटर हैं तो कमेंट करिए, बताइए, नए लोग भी कमेंट करेंगे, बताइए आप क्या चाहते हैं और आपको कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूं। एक मिथ है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करने चाहिए, और ये मिथ खास तौर पे उन बच्चों में ज़्यादा तैरती है जो बच्चे सेकेंड ड्रॉप लेते हैं। पहली बार 300 400 लेके आ गए, 500 लेके आ गए, अब उनके अंदर एक मिथ आ गई कि थ्योरी तो उन्हें आती है, उन्हें प्रैक्टिस नहीं हुई ठीक से। तो इस मिथ को जरा तोड़ देते हैं। बिल्कुल मिसकंसेप्शन पे आप जिंदा हैं। प्रैक्टिस इज नीडेड बट थ्योरी इज मस्ट। बिना बेसिक कॉन्सेप्ट जाने, बिना एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट जाने, बिना प्रूफ या डेरिवेशन बोला जाए, फिजिक्स और केमिस्ट्री की ज्यादातर बात करूंगा मैं, आप कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर ही नहीं सकते। लाख प्रैक्टिस कर लो, 50,000 प्रैक्टिस कर लोगे, वाला क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें फंस जाओगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अगर आपका फंडा एकदम क्लियर होगा, तो हर चैप्टर के 100 से 500 क्वेश्चन करना बहुत है। इसके बाद दुनिया कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। हाँ, ये सब्स्टिट्यूट दिया जाता है कि अगर आप मैथमेटिकली बड़े वीक हो, और फिजिक्स इज रियली वेरी वीक, केमिस्ट्री इज वीक, तो आप ज्यादातर ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, सो दैट यू कैन ऑलमोस्ट लर्न ऑल द क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एवरी क्वेश्चंस, और उसी के आसपास, उसी के दायरे में क्वेश्चन आएगा और आप सॉल्व कर लोगे। बट बेटा, थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। आपको टॉर्क लेना नहीं आता और आप रोटेशन को कमांड छोड़ के आगे बढ़ जाते हो, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे।
You don't know how to get the moment of inertia about the diameter. You don't know how to get the moment of inertia at the edge of a disk. तो आप सॉल्व कैसे कर पाओगे? You don't know about the parallel axis theorem, you don't know about perpendicular axis theorem. Magnetic material आप जानते ही नहीं हो. What are the similarity, what are the differences in the magnetic properties of a materials or different materials? For example, I am saying few names and few chapters. So बेटा आप जब भी प्रोसीड करो, चैप्टर को आगे बढ़ो, तो आपके हेडिंग्स एकदम क्लियर होने चाहिए. पता होने चाहिए कि चैप्टर के जितने भी हेडिंग हो सकते हैं ना, वो सब हमने कर लिया है कि नहीं कर लिया, हमें आता है कि नहीं आता है. मैं आपको एग्जांपल बताता हूं. मान लो एक टीचर ने आपको पढ़ाया, आज केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया. आज से लेके 10 दिन तक उन्होंने पढ़ाया और बोला बेटा चैप्टर खत्म हो गया. यू गो एट होम एंड देन यू जस्ट टर्न पेजेस ऑफ दैट चैप्टर फ्रॉम 2 डिफरेंट बुक्स. एक एनसीईआरटी ले लो, एक कोई और बुक ले लो. फिर देखो कि क्या आपके टीचर ने कोई एक टॉपिक छोड़ रखा है, कोई छोड़ा तो नहीं है. इफ यू फाइंड कि आपके टीचर ने कोई टॉपिक छोड़ रखा है, तो प्लीज उस टॉपिक को सेल्फ पढ़ लो, और पॉसिबल हो तो अपने टीचर से भी जाकर डिस्कस कर लो सर ये आपने छोड़ दिया है. और अगर आपको लगता है कि आपके टीचर ने पढ़ाया तो है लेकिन आपको समझ में नहीं आया, तो यू गो एंड स्टडी विद सम रेफरेंस बुक. उससे आप उसको कंप्लीट कर लो और उस कॉन्सेप्ट, उस चैप्टर, सब चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो. जब भी आप चैप्टर खत्म करते हो, सो अपने आप को आपको चेक करना होगा. जैसे मशीन का एक फीडबैक सिस्टम होता है, उससे आपको चेक करना है. आपका फीडबैक सिस्टम होगा पास्ट ईयर पेपर्स. पास्ट ईयर पेपर्स को आप सॉल्व करोगे. जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल मेरे पास जेई का पेपर है, जेई का पास्ट ईयर पेपर है. अब ऐसे ही आपके पास नीट का पास्ट ईयर पेपर होगा. मेरे नीट 31 ईयर्स ये पेपर है मेरे पास फिजिक्स की. इस तरह से सीधा कर लूं, थोड़ा आपको मिरर इमेज से हो सकता है टेढ़ा आ रहा हो. तो इस तरह से आप चैप्टर वाइज पेपर आप पढ़ के आप देखो कि सारे क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं, यू आर ऑन ट्रैक. अदरवाइज आप ट्रैक में नहीं है. तो इस मिथ को आपको क्लियर करना होगा. दूसरा मिथ होगा, जो 2 मिथ की बात मैं कर रहा हूं मेरे मन में था, वो ये कि जल्दी सिलेबस खत्म कर ले, बहुत जल्दी खत्म कर ले, फिर टेस्ट देते रहेंगे. ऐसा कोई जरूरी नहीं है. आप एग्जाम के 3 महीना 4 महीना पहले सिलेबस खत्म करके करोगे क्या? डीप पढ़ो क्वेश्चन चैप्टर को, दोबारा आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ एक क्विक रिवीजन में हो जाए. और आप जब भी आप अच्छे से पढ़ लोगे, तो चाहे आप 2 महीना पहले सिलेबस करो या 45 डेज पहले सिलेबस करो, सफिशियंट है. हाँ, 45 डेज आइडियल माना जाता है सिलेबस खत्म करने के लिए, वो भी फर्स्ट टाइम सीरियस लर्नर के लिए. आप कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. तीसरा एक और मिथ मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं ऐसे सोच के प्लान करके लिख के नहीं लाता वीडियोस. तीसरा पॉइंट ये है कि आपको, कई लोगों को जो 1-2 बार ड्रॉप कर जाते हैं, उनको लगता है कि यार वो इंस्टीट्यूट क्या करने जाएं और रेगुलर नहीं जाएं, जिस जिस चैप्टर की ज़रूरत हो उसके लिए चले जाएं. या फिर उन्हें कई बार ये लगने लगता है कि यार सेलेक्टिव टेस्ट देंगे, जिसका हम वीक होगा चैप्टर उसी का टेस्ट देंगे, और वो सेलेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे नहीं सॉल्व करेंगे. ये सेलेक्टिवनेस हमेशा कहीं ना कहीं एटीट्यूड को दिखाता है. एक अपने आप को सुपीरियर की तरफ ले जाता है. यहाँ कॉम्पिटेटिव क्लासेस में, कोचिंग में, या प्रिपरेशन में कोई सुपीरियर कोई जूनियर ये सब नहीं होता. यहाँ पे तो एकदम डाउन टू अर्थ रह के जितना लर्निंग हो पाए उतना लेना चाहिए. क्लास का डिसिप्लिन रखना चाहिए, टाइम से आना, टाइम से जाना, ये सब ब्लेसिंग्स होती हैं. टीचर्स ब्लेस करते हैं आपको, सब लोग, ऊपर वाला आपको ब्लेसिंग देता है. एक अच्छा इंसान सबको पसंद होता है और सब उसको आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करना चाहते हैं. सो बी ए गुड सिटीजन. क्लास में कुछ दिन के अंदर ही कुछ स्टूडेंट एक टीचर के फेवरेट हो जाते हैं, बहुत उनको मानने लगते हैं, वो सपोर्ट करते हैं. कुछ टीचर उनको खटकते हैं और उनको सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं कि प्रोफेशनल कमिटमेंट है, बच्चे ने फीस दी हुई है तो हमारा कमिटमेंट हम उसे पढ़ाएंगे, अदरवाइज पसंद नहीं करते उसको. तो ये ऐसा नहीं होता कि वो जिसको पसंद करने लगते हैं वो रिश्तेदार होता है उनका. कुछ ना कुछ उस बच्चे के अंदर क्वालिटीज़ होती है. हाँ, कुछ बच्चे जरूर ड्यूअल बिहेवियर लगाते हैं, तो वो थोड़ा सामने कुछ होते हैं, पीठ पे कुछ होते हैं, लेकिन वो भी फिर भी वो एटलीस्ट क्लास में डिसिप्लिन तो रहते हैं, तभी तो उनको टीचर पसंद करता है. ठीक है, वो अगर गड़बड़ करेंगे तो बाद में उसकी सजा वो भुगतेंगे. तो कुछ बातें आपको यही याद रखनी है. अगर आप ये सब बातें याद रखोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी. पेरेंट्स, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर चाइल्ड. बिल्कुल उनका ध्यान दीजिए. आपका सबसे बड़ा एसेट है आपका बच्चा.
आपका बच्चा सिर्फ आपका सबसे बड़ा एसेट नहीं है, आपके देश का सबसे बड़ा एसेट है। और अगर आपके देश का सबसे बड़ा एसेट है तो आपको तो संभाल के रखना चाहिए। आने वाला टाइम आपको माफ़ नहीं करेगा अगर अपने बच्चे को आप थोड़ा भी इधर उधर आपकी लापरवाही की वजह से ख़राब हो गया। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल जानता हूँ, जो 11वीं में बच्चा हमारे यहाँ ज्वाइन करता है तो हम कहते हैं यार ऑल इंडिया टॉप कर सकता है लड़का या लड़की, और उसके बाद हम देखते हैं अगले साल बच्चा और उसके पेरेंट इतने लीनियंट हो जाते हैं कि बच्चा नॉर्मल हो जाता है, बहुत ही एवरेज हो जाता है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आएगी। अगर आप अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। सो टेक केयर, थैंक यू। फीडबैक दीजिए, बताइए किस टॉपिक पे बात किया जाए। बाय बाय, थैंक यू।